Hello guys, welcome back to the Chem School. Now, today before starting with the lecture, I have certain couple of questions. तो मैं चाहती हूँ आप इसका मुझे आंसर दो. अब जब मैंने लेक्चर्स बनाना स्टार्ट किया था तो कुछ बच्चों ने बोला था कि मैडम आप हिंदी और इंग्लिश में मिक्स लेक्चर लो, और कुछ बच्चों ने बोला था दैट यू टेक इन इंग्लिश, एंड कुछ ने बोला कि आप पूरा हिंदी में लो. सो आप प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड लेट मी नो दैट वेदर आई शुड कंटिन्यू द लेक्चर इन इंग्लिश और इन हिंदी, ठीक है, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, बिकॉज आई एम कंफर्टेबल विद एवरीथिंग. बट या आई कैन नॉट टेक 100% हिंदी, आई विल हैव अ मिक्स ऑफ इट. फाइन. तो प्लीज़ मुझे ये जल्दी बता दो ताकि ये मेरा कन्फ्यूजन दूर हो और उसके हिसाब से मैं अपना फ्यूचर का लेक्चर्स प्लान कर पाऊँ. ठीक है, तो चलो विदाउट फर्दर अड्यू आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं. अगर आपको याद है लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था एरोमेटिसिटी. एरोमेटिसिटी में मैंने आपको बताया था कि एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता है और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है, और इनके लिए रूल्स क्या है. एक क्विक रिविजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. मैंने आपको बोला था अगर आपका कंपाउंड साइक्लिक है, हकल्स रूल फॉलो कर रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर या फिर 2 डायमेंशनल है, तो आप उसको बोलोगे कि वो एरोमेटिक कंपाउंड है. इन केस अगर वो हकल्स रूल फॉलो नहीं कर रहा है लेकिन उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मल्टीपल ऑफ 4 है, दैट इज 4, 8 एंड सो ऑन, देन यू विल से दैट इट इज एंटी एरोमेटिक प्रोवाइडेड इट इज साइक्लिक, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दैट इज इट इज प्लेनर. ठीक है, तो बाकी के पूरे एरोमेटिक कंपाउंड का रूल वो फॉलो करना चाहिए, एक्सेप्ट उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या रहना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4, देन यू विल कॉल इट इज एंटी एरोमेटिक. लेकिन अगर आपका कंपाउंड साइक्लिक नहीं है, वो sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है, लेट्स सी वो 3 डायमेंशनल है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपका कंपाउंड जो है उसके पास हकल्स रूल के इतना इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ रहा है, या फिर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो है दैट इज मल्टीपल ऑफ 4 के इतना इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है, तो इन सारे क्राइटेरियाज को हम लोग डायरेक्टली लेबल कर देंगे एज नॉन एरोमेटिक. इनमें से कोई भी एक भी मिला तो हम लोग क्या बोल देंगे उसको, नॉन एरोमेटिक. ठीक है, अब आज स्टार्ट करते हैं लाइक विद सम गुड एग्जाम्पल्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर एंट्रेंस. एंड अगर आप फ्यूचर में भी कोई अच्छे बुक्स ओपन करोगे तो आपको इस टाइप के एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. अगर आपने ध्यान से देखा तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है और इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लो, क्योंकि आपको ये साइक्लिक दिख ही रहा है. सो साइक्लो, कार्बन काउंट कर लो, कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. 8 कार्बन है, इसीलिए ऑक्ट टा, क्योंकि 4 डबल बॉन्ड है अपने पास, तो ऑक्टा टेट्राइन. फाइन, सो दिस इज योर साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन. अब जब मैंने बाजू में स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं. सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. सो दिस ऑल्सो हैज 8 कार्बन एंड इट हैज 4 डबल बॉन्ड, सेम एज दिस वन. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये, अगर आपने इस स्ट्रक्चर को देखा, सो दिस स्ट्रक्चर इज फ्लैट और प्लेनर, सो यू विल से दैट दिस इज 2 डायमेंशनल. वाइल इफ यू हैव अ लुक एट दिस स्ट्रक्चर, आपको दिख रहा है कि ये एक बेंड शेप है, टब जैसा शेप है. सो दिस इज कॉल्ड एज टब कॉन्फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, ऑफ साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन. तो ये दोनों भी जो स्ट्रक्चर है, बोथ ऑफ देम आर साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन. Right? And the tub conformation is more stable form of cyclooctatetraene. So in this case, this is more stable. Why it is more stable? Because you can see that this is tub form and it is 3-dimensional. So जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस है वो इसमें बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बहुत ज़्यादा है. तो साइक्लोऑक्टाटेट्राइन में हमको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए. पहली बात, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन 2 डायमेंशनल में भी एग्जिस्ट कर सकता है और 3 डायमेंशनल में भी एग्जिस्ट कर सकता है. ठीक है, आपको दिख रहा है ये एरो ज़्यादा फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है, मतलब ये वाला कॉन्फर्मेशन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है. ठीक है, ये वापस से रिवर्सिबली इसमें कन्वर्ट हो जाता है, बट ये जो फॉर्म है वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है. ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन पूछते हैं कि एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है. ठीक है, सो पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो आपके पास कितना है. सो यू हैव 2 4 6 एंड 8. सो यू हैव 8 pi electrons. So whenever you have 8 pi electrons, you will say that the compound is anti-aromatic. But कौन anti-aromatic है, 2 dimensional वाला कि 3 dimensional वाला? So we know that if it is 2 dimensional, then you can say that it is anti-aromatic. So this form of cyclooctatetraene is anti-aromatic. Well, have a look at the next one. It follows everything. It is cyclic. It is having conjugation. It has, let's say, 8 pi electrons,
but it is three-dimensional, and therefore you will say it is non-aromatic. So the three-dimensional form is non-aromatic, two-dimensional form is aromatic. No, sorry, anti-aromatic. One more thing. Now, if you get a question in the examination which says cyclooctatetraene is anti-aromatic, aromatic, non-aromatic, none of these. So in this case, you will say that it is non-aromatic. Why? Because they have said you cyclooctatetraene. They haven't specified whether it is two-dimensional or three-dimensional. ठीक है, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि जब स्पेसिफाई नहीं किया है कि वो टू डायमेंशनल है या थ्री डायमेंशनल है, तो आपको जो आंसर है वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू स्टेबल फॉर्म ही देना होता है. तो स्टेबल फॉर्म कौन सा था? स्टेबल फॉर्म ये है. सो क्योंकि ये स्टेबल फॉर्म है, आपका आंसर क्या होना चाहिए? नॉन एरोमेटिक. लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा कि टू डायमेंशनल साइक्लोऑक्टाटेट्राईन इज, then you can say it is anti-aromatic. Three-dimensional cyclooctatetraene is, then you can confirmly say that it is non-aromatic. So have a clear picture of what I'm talking about right now. Okay, so you should be very very clear about this. So वापस से एक short revision. Cyclooctatetraene can exist in two form: the planar form two-dimensional and three-dimensional form which is tub conformation. Planar form two-dimensional is anti-aromatic and tub conformation is non-aromatic. If in the exam they say that which is the aromaticity of cyclooctatetraene, answer non-aromatic. But if two-dimensional specified and three-dimensional specified, then you can answer accordingly. I hope this is very clear. मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया इसके लिए बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग. सो अगर आपने सेकेंड एग्जाम्पल देखा तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज ऑफ नैफ्थलीन. नाउ इन नैफ्थलीन यू विल हैव टू रिंग्स ऑफ बेंजीन विच इज फ्यूज टू ईच अदर. ठीक है, सो दो रिंग अगर फ्यूज है तो अभी ये केस में चेक करो, ये भी 6 मेंबर्ड है और ये भी 6 मेंबर्ड है, तो दोनों भी 6 मेंबर्ड रिंग जो है वो बहुत स्टेबल होते हैं. फाइन. अपार्ट फ्रॉम दैट have a look at the pi electrons. So you have 1 2 3 4 5 pi bond. So pi electrons कितना होगा into 2, that is 10. Or you can directly count 2 4 6 8 and 10. So you have 10 pi electrons. So it follows Huckel rule 2 plus 4 6 6 plus 4 10. So ये Huckel's rule follow कर रहा है. साइक्लिक भी है, प्लेनार भी है, ठीक है, कॉन्जुगेटेड भी है. तो ये जो स्ट्रक्चर रहेगा ये क्या होगा? एरोमैटिक. सो नैफ्थलीन इज एरोमेटिक. सिमिलरली अगर नैफ्थलीन को मैंने और एक बेंजीन का रिंग अटैच कर दिया तो वो हो जाता है एंथ्रासीन. ठीक है, अब इन केस ऑफ एंथ्रासीन अगेन मैंने क्या बोला, 3 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड है और हम जानते हैं कि बेंजीन इज एरोमेटिक. सो ऑब्वियसली 3 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड होगा तो वो भी क्या होगा? एरोमेटिक. लेकिन चेक कर लेते हैं पहले इलेक्ट्रॉन्स कितना है इसके पास. सो यू हैव 2 4 6 8 10 12 and 14, right? So आपका 10 plus 4 14 if you remember. So अभी 14 जो है वो भी किस में आता है? एरोमेटिक में ही आता है. तो ये जो कंपाउंड है ये भी क्या रहेगा? एरोमेटिक ही रहेगा बिकॉज ये हक्कल्स रूल फॉलो कर रहा है. सारे रूल फॉलो कर रहा है ये हक्कल्स के. लेकिन और एक एग्जाम्पल लेते हैं. आपको ये नैफ्थलीन दिख रहा है? नैफ्थलीन का बीच में का जो बॉन्ड है वो हटा दो तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा. फाइन. अगर आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिला है तो अब ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है वो देख लेते हैं, या एंटी एरोमेटिक है वो टैब आउट. फाइन. इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो आप. सो यू हैव 2 4 6 8 एंड 10. सो इसके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है. साइक्लिक भी दिख रहा है, कॉन्जुगेटेड भी दिख रहा है. बट आस्क द क्वेश्चन वेदर इट इज प्लेनर, वेदर इट इज टू डायमेंशनल. द आंसर इज चेक. आपको ये बीच वाला पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन होगा. ठीक है, सो ये जो हाइड्रोजन है एक अगर सपोज अबाव द प्लेन है तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन होता है. सो ये हाइड्रोजन लेट्स से बिलो द प्लेन है. सो अगर आपको ऐसा कुछ मिल रहा है दैट इज अबाव द प्लेन या बिलो द प्लेन, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये 2 डायमेंशनल नहीं है. ठीक है, इट इज नॉट अ प्लेनर स्ट्रक्चर. दिस वन इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. सो इफ इट इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर यू विल डेफिनेटली से दैट इट इज नॉन एरोमेटिक. That is the reason I said you that for non-aromatic compound it can be cyclic, it can be conjugated, it can follow almost everything except one.
ठीक है, तो यहाँ पे ये सब कुछ फॉलो कर रहा है, एक रूल से फॉलो नहीं कर रहा है, दैट इज इट इज नॉट प्लेनर, इट इज 3 डायमेंशनल. सो यू विल से दैट द कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक. आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. हैव अ लुक एट द नेक्स्ट वन. नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पेंटालिन. Count the number of pi bonds it has. So 2, 4, 6 and 8. So 8 pi electrons. And then check whether it is conjugated or not. So you have double bond, single bond, double bond, single bond, double bond, single bond, double bond, single bond, double bond, single bond. So the entire structure is conjugated, and therefore you will say it is conjugated, it is planar, it is having 8 pi electrons. So it cannot be aromatic. It is a multiple of 4. So you will say that pentalin is anti-aromatic. Is this very clear? Next one. Now this is very, very important. Okay, have a look. I have 3-membered ring. 3-membered ring है तो आप लोग क्या बोलोगे इसको? cyclopro, right? Next, it has a double bond, so it is propenyl. Why nyl? Because you can see that these are all different radicals or cations or anions. Therefore, you will say it is cyclopropenyl, right? Next, apart from that, have a look. Cyclopropenyl में अगर प्लस चार्ज रहेगा तो आप उसका नेम क्या बोलोगे? cyclopropenyl cation. Next, if it has a dot, that is a radical, so you will say it is cyclopropenyl radical. Similarly, if it has a negative charge, you will say it is cyclopropenyl anion. So I hope the name is very clear, right? Apart from that, check the next one, that is the number of electrons that it has. So pi bond एक ही है आपके पास, so you will say it has 2 pi electrons. प्लस चार्ज में वैसे भी कुछ नहीं होता. ये केस में जो रिंग है उसके अलावा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2, एंड रेडिकल का एक और आता है, दैट इज इट हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? इन दिस केस यू विल से इट इज 2 प्लस नेगेटिव चार्ज का 2, सो इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स. पाई नहीं बोलेंगे बिकॉज इट इज मिक्सचर ऑफ pi and negative charge, so it has 4 electrons, right? So this is the number that you have. पहला odd number of electron आया. जैसे ही odd number of electron आया, मैंने आपको बोला था कि odd number of electron is present in non-aromatic compound. सीधा odd देख के आप non-aromatic लिख सकते हो. Okay, next 2 electrons है, और चेक करो चार्ज एंड पाई बॉन्ड नेगेटिव लाइक ऑल्टरनेट रहेंगे तो चलता है. तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड. सो ये कॉन्जुगेटेड भी है. क्यों कॉन्जुगेटेड है? इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ड्रॉ करती हूँ आपको. सपोज यू हैव दिस, ठीक है. सो रेजोनेंस में क्या हो जाता है, ये यहाँ पे जा सकता है, ठीक है. अगर ये यहाँ पे चला गया तो आपका प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा. सिमिलरली अगर ये यहाँ पे जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? प्लस चार्ज. You will then get the plus charge over here. So you can see that it is showing resonance. Resonance तभी मिलेगा जब आपका स्ट्रक्चर क्या है? Conjugated है, ठीक है. So this is definitely conjugated, and with 2 electron you will say that it is following Huckel's rule. So it is aromatic. Okay, इसको हमने पहले ही बोल दिया नॉन aromatic है. Have a look at the next one. Conjugated है, cyclic है, alternate है, सब कुछ है, but electrons 4 के multiple का है. Therefore you will say it is anti-aromatic. Now these examples were very, very important. Fine. I hope these are very clear to all of you.